क्लास 9th चैप्टर 10th ग्रेविटेशन। हम सब जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री छोड़ने से वो हमेशा नीचे की तरफ यानी अर्थ की तरफ मूव करती है या गिरती है। सो हैव यू एवर वंडर्ड ऐसा क्यों होता है? हर चीज नीचे की तरफ ही क्यों आती है? क्या इस चीज को सबसे पहले न्यूटन ने ही देखा था? आपने न्यूटन की कहानी तो बहुत सुनी होगी कि वो पेड़ के नीचे बैठा था और एप्पल गिरा और उसने सोचा कि ये क्यों गिरा, कैसे गिरा, यहीं पर क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे की तरफ ही क्यों आया। इसका मतलब अर्थ में कुछ ऐसा है जिससे वो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत लोग इस बारे में सोच रहे थे, लेकिन सबसे पहले ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हमारे सामने लेकर आए सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन सैड कि हर ऑब्जेक्ट पे अर्थ एक फोर्स लगाती है। न्यूटन से पहले लोग ये माना करते थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट नेचुरली नीचे ही आता है। लोग ये भी मानते थे कि अर्थ एकदम फ्लैट है, इसीलिए पहले के लोग समुद्री यात्रा करने से डरते थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि जैसे ही वो समुद्र के किनारे पे पहुंचेंगे और वहां पहुंचते ही वो नीचे गिर जाएंगे। पर बाद में पता चला कि अर्थ तो स्फेरिकल है। तो जो पर्सन नॉर्थ पोल पे है उस पे फोर्स किस तरफ लग रहा है, और जो साउथ पोल पे बैठा है उस पर्सन पे फोर्स किस तरफ लग रहा है। जो पर्सन इंडिया में बैठा है उस पे फोर्स किस तरफ है, या फिर जो पर्सन अमेरिका में बैठा है उस पे फोर्स किस तरफ लग रहा है। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अर्थ उस पे फोर्स लगाती है, लेकिन किस तरफ? बिल्कुल सेंटर की तरफ, बिल्कुल अर्थ के सेंटर की तरफ। तो हम सबको पता है कि अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है और अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व करता है, और ये रिवॉल्यूशन हमेशा इलेप्टिकल पाथ में होता है। इसका मतलब अर्थ मोशन में है, और मोशन मीन्स इसके पास वेलोसिटी है, बट वेलोसिटी के डायरेक्शन तो हमेशा चेंज हो रही है। और न्यूटन्स लॉ ये कहते हैं इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स तो है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मीन्स वेलोसिटी चेंज कर रहा है। कितना अच्छा सोलर सिस्टम है। तो चलो वापस से न्यूटन के पास चलते हैं। न्यूटन अभी भी सोच रहे हैं कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, पर वो मून नीचे क्यों नहीं गिरा? और सोलर सिस्टम में इतने सारे प्लैनेट्स हैं, सारे क्यों नहीं अर्थ पे गिर जाते? हम इस एप्पल को एक पर्टिकुलर हाइट पे ले जाके छोड़ रहे हैं, तब ये भी नीचे आ रहा है। हम अगर नीचे थ्रो कर रहे हैं तब तो नीचे आता ही आता है, लेकिन छोड़ने के बाद में फ्री फॉल में भी नीचे आता है। ऊपर उछालने पे भी नीचे आता है। लेकिन अगेन सेम क्वेश्चन, मून क्यों नहीं नीचे आ रहा? ये चक्कर क्या है आखिर?
और यहीं से शुरू होती है आइजैक न्यूटन की, सर आइजैक न्यूटन बनने की कहानी। तो चलो हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखने जा रहे हैं मून की रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। So take a piece of thread, tie a small stone at one end, hold the other end of the thread and whirl it round. So can you observe the motion of the stone? I guess it's circular. Yes, it's circular. I'm rotating it with a constant speed. So the velocity is having constant magnitude. But what about the direction? Direction is changing. Continuously changing. You can see here. Okay, so moon is just revolving like this. Here the stone is just like moon and this hand is just like earth. That means the stone moves in a circular path with a certain speed and changes direction at every point. The same applies to moon. The moon also moves in a circular path, almost circular path with a certain speed and changes direction at every point. The change in direction involves change in velocity or acceleration, because acceleration is defined as the change in velocity with respect to time. So, the force that causes this acceleration and keeps the body moving along the circular path is acting towards the center. What is that force? Yes, this force is called as centripetal force, means center seeking force. So that means this centripetal force is responsible for the circular path of moon and all orbitals. So according to the Newton's third law of action and reaction, when two bodies interact, the forces on the bodies from each other are always equal in magnitude and opposite in direction. In spite of pushing the wall of the room with all your might, the wall still stays at its position. You may even wonder whether is this a violation of Newton's third law of motion? No, you are surely exerting action on the wall, and the wall is also exerting reaction back on you. But the action and reaction are not cancelling out each other. It is the force from the ground on the wall that is balancing the force you are exerting on the wall. So we can say that to every action there is an equal and opposite reaction. तो चलो वापस स्टोन घुमाते हैं। तो कौन चेंज कर रहा है स्टोन की वेलोसिटी को? सेंट्रीपिटल फोर्स। बट सेंट्रीपिटल फोर्स का ऑपोजिट फोर्स कौन सा है? स्टोन के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, लेकिन
स्टोन भी तो हैंड पे एक फोर्स लगा रहा है और वो है इस स्ट्रिंग का टेंशन। इस थ्रेड के अंदर टेंशन जनरेट होता है और ये टेंशन बैलेंस करता है सेंट्रिपिटल फोर्स को। अगर हम इस धागे को कट कर दें, the stone flies off along a straight line. This straight line will be a tangent to the circular path. चलो अब वापस लौट के चलते हैं मून और अर्थ के मोशन पे। मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है बट मैग्नीट्यूड सेम है एंड फोर्स इज सेंट्रिपिटल फोर्स। और कौन है जो इस सेंट्रिपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है? थ्रेड में सेंट्रिपिटल फोर्स को बैलेंस टेंशन करता है, लेकिन जब मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो कौन है जो सेंट्रिपिटल फोर्स को यहाँ बैलेंस कर रहा है? तो ये बैलेंस करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में लगता है। इसका मतलब यहाँ यानी अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एप्पल नीचे गिरता है। बट हमारा क्वेश्चन तो अभी भी वही है कि मून नीचे क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि मून के पास में है वेलोसिटी और वेलोसिटी की वजह से मून मोशन में है। तो चलो एक बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करके देखते हैं। जब हम इस बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं तो ये बॉल नीचे बहुत देर तक नहीं गिर रही है। जैसे 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 इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है तब ये नीचे गिर रही है। इसका मतलब अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है तो बॉल नीचे नहीं गिरेगी, जस्ट लाइक द मून।